हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज की इस वीडियो में मैं जेपी एसोसिएट्स के बारे में बात करूंगा और साथ में ये भी बात करूंगा कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसके अंदर जो बुलिश मोमेंटम बनी है उसमें काफ़ी लोग बाय करके रखे हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर पूरा देखना। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि कंपनी की डेप्ट क्या है, कंपनी के बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी मार्केट में कितना कमा रही है, कैसे इसकी मैनेजमेंट है। वो बस प्राइस को देखकर बाय कर लेते हैं। वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम आती है, जहाँ पे वॉल्यूम बहुत तेजी से आती है, वो लोग वहाँ पे बाय कर लेते हैं और बाद में वही स्टॉक उनके फंस जाती है पोर्टफोलियो में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस स्टॉक में आपको बाय करना चाहिए, क्या बैलेंस है, क्या डेप्ट है। जेपी एसोसिएट के अंदर अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जो आरएसआई की लेवल निकल कर आ रही है वो 71 की है। तो काफ़ी हद तक मोमेंटम दिखाई देती है और इसकी वजह से ही जो इसके अंदर बाइंग चल रही है, एक अच्छी मोमेंटम दिखाई दे रही है। फर्दर डिटेल को चेक करें तो जेपी एसोसिएट के अंदर जो 2008 में इसने हाई बनाई थी वो 330 रुपए की हाई बनाई थी। 330 रुपए के बाद कंटिन्यू फॉल आते जा रही है और अभी की जो प्राइस है वो 14 रुपए तक आ गई है। मतलब समझ लीजिए 90 to 95% तक प्राइस इसकी गिर चुकी है। तो इस स्टॉक में फर्दर टेक्निकल्स की एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, जो पेनी स्टॉक है उसमें आप क्या टेक्निकल्स की बात करेंगे, इसमें कोई भी टेक्निकल्स नहीं होता। तो टेक्निकल्स कुछ भी नहीं है, फंडामेंटल्स देखते हैं। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो ये सीमेंट फैक्ट्री की बिजनेस है, सीमेंट बनाती है, जेपी के ब्रांड से बनाती है। और कंपनी के जो ऐसे हालात क्यों हुई इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 2008 में जो क्राइसिस आई थी, जो वर्ल्ड की क्राइसिस आई थी, इस टाइम ही जेपी की हालत ख़राब हुई। उस टाइम तक ये नंबर 1 की सीमेंट फैक्ट्री थी। लेकिन 2008 की जो क्राइसिस आई, जेपी एसोसिएट ने काफ़ी लोन ले रखे थे आईसीआईसीआई बैंक से और बहुत सारे डेप्ट भी उठा रखी थी बॉन्ड से। तो 2008 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई उस टाइम इतनी ज़्यादा ये लॉस में चली गई। ये तो डेप्ट तो चुका नहीं पाई, डेप्ट के इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाई और जो बॉन्ड्स थे उसके भी इंटरेस्ट नहीं दे पाई। और साथ ही साथ जो इसके एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट थे वो भी ख़त्म हो गए। तो 2008 की जो क्राइसिस हुई उसके बाद इसकी हालत एकदम ख़राब हो गई। आप देख लो, ये ग्राफ जो आप देख रहे हो, जिस जो क्रैश दिख रही है आपको, ये 2008 की ही क्राइसिस है। अगर 2008 की क्राइसिस को अगर ये अब्जॉर्ब कर लेता तो यकीन माने ये अल्ट्राटेक सीमेंट को भी क्रॉस कर चुकी होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2008 की क्राइसिस ने इसे बर्बाद कर दिया। जैसा कि मैंने बताया आपको, कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेप्ट ले रखी थी, ऐसे ऐसे बैंक से बॉन्ड्स इशू कर रखे थे। इन सब के पैसे वो चुका नहीं पाया। इसकी जो डेप्ट थी वो मोर देन 18,000 करोड़, मोर देन 20,000 करोड़ थी, जो 2017-18 के अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें आपको क्लियर विजिबल होगी इसकी डेप्ट। लेकिन मैं एक साल पीछे की ही बात करूंगा। 1 ईयर एगो इसकी जो डेप्ट थी वो 18,000 करोड़ की थी फाइनेंशियल बैलेंस शीट पे। लेकिन इसने क्या किया, हमेशा से ये अपने डेप्ट को रिड्यूस करने के लिए अपनी हर प्लांट, जो सीमेंट की इसकी प्लांट है, वो अल्ट्राटेक सीमेंट को बेचती जा रही है। अपने सारे एसेट ये बेचती जा रही है। तो मोर देन 20,000 करोड़ की जो इसकी डेप्ट थी, उसने अभी जो करंट डेप्ट है वो 6,000 करोड़ की है। तो आप समझ लीजिए मोर देन 15,000 करोड़ और 20,000 करोड़ इसने अपने एसेट बेच दी अल्ट्राटेक सीमेंट को। तो जेपी की मैक्सिमम जो प्लांट थी वो अल्ट्राटेक सीमेंट के अंडर अब आ गई है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने खरीद लिया, जिसकी वजह से इसका डेप्ट जो है अब वो 6,000 करोड़ तक आ चुकी है। और इन्वेस्टर यहीं पे फंसते हैं, उनको लगता है कि कंपनी के डेप्ट कम होते जा रही है, मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है। देखिए, कंपनी का डेप्ट कम होते जा रही है तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है जी। कंपनी अपनी एसेट बेचती जा रही है और ये डेप्ट को कैसे कम कर रही है, ये डेप्ट ना अपनी ही सब्सिडरी कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर दे रही है। डेप्ट को कम नहीं किया जा रहा, कंपनी के पास पैसे नहीं है, वो डेप्ट को इधर से उधर घुमा रही है। जेपी ग्रुप की ही एक कंपनी है इस जेपी इंफ्रा, जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है। ये अपने जो लिएबिलिटीज है, उसके जो एसेट्स हैं, वो कुछ 10,000 करोड़ के एसेट ने इसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे दे दिए, जेपी इंफ्रा पे दे दिए। और ये जेपी इंफ्रा जो है ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी के केस में है, मतलब इंसॉल्वेंसी के लिस्ट में है। देखिए, ये जो तेजी है और जो लोगों को लगता है कि कंपनी बहुत बड़ी मुनाफा बना रही है, डेप्ट को कम कर लिया है, तो आप पूरे जाके गूगल पे देख लो, न्यूज के आर्टिकल पढ़ लो, वो आपको वहां पे दिख जाएगा कि ये कंपनी डेप्ट कैसे कम कर रही है। और रही बात सेल्स की, देखिए सेल्स तो ऑलरेडी डाउन है।
प्रॉफिट आती है, ऐसा बात नहीं है, सीमेंट की सेल है, प्रॉफिट आती है, लेकिन वो प्रॉफिट इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो इसकी डेप्ट को कम कर सके। ये जो मोर देन 20,000 करोड़ की जो डेप्ट इसने कम की है, वो एसेट को सेल करके ही डेप्ट को कम किया है इसने। और कंपनी को चलाने के लिए ना इसे और ज़्यादा पैसा चाहिए, और मुझे नहीं लगता ये कि कोई बैंक इसे आकर इसे पैसे देगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है -10% है, सेल्स ग्रोथ माइनस में है, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। डेप्ट की बात करते हैं, डेप्ट है कुछ 6,400 करोड़ की है, 6,000 करोड़ का डेप्ट मान लेते हैं। चलिए इसके बैलेंस शीट को देखते हैं। सेल्स की बात करें तो सेल्स देखिए कंटिन्यू डाउन है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर जो मार्च 2020 में थी वो 4,300 करोड़ की है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखिए एक्सपेंडिचर जो है वो 4,300 करोड़ की है। कंपनी के रिजर्व को अगर देखेंगे तो रिजर्व देखिए कंटिन्यू डिक्रीजिंग है। 11,000 करोड़ से कंपनी की जो रिजर्व थी वो 7,000 करोड़ तक आ गई है मार्च 2020 में। तो रिजर्व कंटिन्यू डिक्रीजिंग है। देखिए रिजर्व का मतलब वो पैसा जो कंपनी अपनी सेफ्टी वॉलेट में रखती है अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए, एक सेविंग है उसकी। तो इसके रिजर्व में जितना ज़्यादा पैसा होता है उतना ही ज़्यादा ये कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल होती है, लेकिन रिजर्व जो है वो कंटिन्यू डिक्रीजिंग है। एक्सपेंडिचर मैंने अभी बताया था आपको 4,300 करोड़ की है, रिजर्व जो है वो 7,300 करोड़ की, जहाँ पे ये सरप्लस है। लेकिन आप ये भी बात को समझिए, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो 6,000 करोड़ की है। तो ये जो सरप्लस अमाउंट है, इस सरप्लस में अगर हम कंपनी की जो डेप्ट है 6,000 करोड़, अगर हम इसे माइनस करेंगे तो इस कंपनी के पास जो टोटल बैलेंस बचेगी वो जीरो बचेगी। लियाबिलिटीज की बात करें तो लियाबिलिटीज आप देखिए 38,000 करोड़ की है, रिजर्व 7,000 करोड़ और लियाबिलिटी इतनी ज़्यादा। तो इस जीरो बैलेंस में अगर कंपनी को बिजनेस चलानी है तो इसे फिर से डेप्ट लेना पड़ेगा। तो डेप्ट रिडन कंपनी है, डेप्ट को और कौन सी बैंक आकर डेप्ट देगी? जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी के अंदर जाने वाली है, वो उसे कौन से बैंक डेप्ट देगी चलाने के लिए? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको ठीक लगता है आप बिल्कुल बाय करो। ये वीडियो उनके लिए है जो मिसगाइडेड होते हैं दूसरे के वीडियो को देखकर। वो बस पोस्टर लगाते हैं कि 1000% का रिटर्न मिलेगा, जेपी एसोसिएट में बाय कर लो। ये वीडियो उनके लिए है कि ऐसे ही मत बाय कर लो, सब कुछ देखने के बाद ही बाय करो। अगर आप खुद समझदार हो तो आप बिल्कुल ही अपने डिसीजन खुद से ले सकते हो। और जिनके पास रिस्क लेने का पैसा है वो ऑब्वियसली बाय करते हैं पेनी स्टॉक में, क्योंकि उनके पास अगर वो पैसा चला भी जाएगा, वो कैपिटल अगर जीरो भी हो जाएगी ना, तो उनके पास है, उनके पास पैसा रिकवर करने के लिए भी है, उनके पास अच्छा कैपिटल है। लेकिन जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मॉल कैपिटल से आए हैं, अगर वो भी पेनी स्टॉक में अपना कैपिटल लगाते हैं तो उनका पैसा अगर फंस जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो स्टॉक मार्केट से बाहर ही हो जाएंगे। तो अगर आप फ्रेश ट्रेडर हो, अगर आप स्मॉल कैपिटल लेकर आए हो स्टॉक मार्केट में, तो पहले अच्छी क्वालिटी वाली ही स्टॉक में इन्वेस्ट करो, पेनी स्टॉक में मत जाओ। यूट्यूब में आपको ऐसे 1000 वीडियो मिलेंगे जो यही बताएंगे आपको कि पेनी स्टॉक बाय कर लो। नो डाउट इसमें रिटर्न बनता है, लेकिन इसमें रिटर्न का जो रिस्क है ना वो 50-50 का रिस्क है। पैसा बन भी सकता है, पैसा नहीं भी बन सकता, पैसा जीरो भी हो सकता है, पैसा 100% भी प्रॉफिट हो सकती है। तो ये 50-50 का रिस्क को कम करना है तो क्वालिटी स्टॉक में जाओ, पहले कैपिटल बना लो। कैपिटल बन जाएगी उसके बाद तुम पेनी स्टॉक में जितना रिस्क लेना हो तुम रिस्क लेना। तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश होती है मार्केट, पेनी स्टॉक में बहुत लोगों का पैसा बनता है, मैं मानता हूँ, मैंने भी पेनी स्टॉक में पैसे बनाए हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन तो देखिए मैं कुछ भी चीज़ वीडियो में नेगेटिव नहीं बोल रहा, जो बात सच है, जो फैक्ट दिखाते हैं, जो बैलेंस शीट बताती है, मैंने वही बात को आपके सामने रखा है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे पॉजिटिव लेते हो या फिर नेगेटिव लेते हो, ये आप समझो। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे आपको अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स बताता हूँ, वहाँ पे अच्छे आपके रिटर्न बन सकते हैं, मोर देन 5%, मोर देन 10% के रिटर्न बनेंगे आपके। तो न्यू चैनल है अभी, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कॉमेंट में पिन कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक अगर कमेंट में ओपन नहीं होती है तो वीपीएन ऑन कर लेना, वीपीएन लगाने के बाद ओपन लिंक हो जाएगी। तो टेलीग्राम एक अच्छा सोर्स है, अब मैं चाहता हूं कि आप वहां पे जरूर आओ, कुछ दिन रह के देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो लीव कर लेना, आगे आपकी मर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए।
जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें। आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।